डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अरावली मुद्दे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम अशोक गहलोत आमने सामने। गहलोत की प्रोफाइल पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए सीएम शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया पर केवल अरावली की डीपी बदलने से काम नहीं चलता। हम किसी भी स्थिति में अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर हुए विवाद में सर्व समाज, बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। एसपी, एसडीएम और तहसीलदार की भूमिका की जांच की मांग। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बोकारो में प्रखंड विकास पदाधिकारी कस्मार नम्रता जोशी पर गंभीर आरोप। फर्जी लाभुक बनाकर एजेंसी के खाते में 40 लाख रुपए भुगतान का दावा। डीसी ने दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। बिहार के औरैया में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ। नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद प्रदीप सिंह ने सांसद खेल महोत्सव का किया उद्घाटन। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा खेल महोत्सव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की राजस्थान के खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रोफाइल पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर केवल अरावली की डीपी बदलने से काम नहीं चलता। हम किसी भी स्थिति में अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और न ही किसी प्रकार का खनन होने दिया जाएगा। सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदलने और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के उस दावे को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरावली के केवल 0.19% हिस्से पर ही माइनिंग हो सकती है। वर्ष 2025 में ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सरिस्का के संरक्षित क्षेत्र में बदलाव के प्रयास को लेकर उनकी मंशा पर भी सवाल उठाया। गहलोत ने कहा कि भाजपा जनता को आंकड़ों में उलझाकर बरगलाने की प्रयास में कर रही है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा को अकेले नहीं बल्कि 2 अन्य बड़े फैसलों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए, जो ये साबित करते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि संस्थाओं पर कब्जा कर अरावली को खनन माफिया को देने की तैयारी है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 2002 में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी को एक सुनियोजित साजिश के तहत कमजोर कर उसे पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कर दिया है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित ये तरदर्द कमेटी अब सरकार के नोटिफिकेशन से स्थायी सरकारी कमेटी बन गई है। पहले सीईसी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से नियुक्त होते थे, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद सदस्यों को चुनने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, जिससे सीईसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने लगी। ये वही सीईसी है जिसकी निष्पक्ष रिपोर्ट के आधार पर 5 सितंबर 2011 को कर्नाटक की भाजपा सरकार के ताकतवर मंत्री जनार्दन रेड्डी को सीबीआई ने अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया था। ठीक 12 साल बाद 5 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर पर्यावरण की रक्षा करने वाली उस सजग प्रहरी का गला घोट दिया और उसे अपनी कठपुतली बना लिया। आज सीईसी का काम केवल सरकारी फैसलों पर मुहर लगाना रह गया है।
अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लैंड माफिया और माइनिंग माफिया से करीबी रिश्तों का पर्दाफाश जनता के बीच करेगी। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने कहा कि अरावली पर्वत को 2010 में भी कांग्रेस की सरकार ने माइनिंग माफिया और भू माफिया को देने की कोशिश करी थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की अरावली पहाड़ बेचने की योजना सफल नहीं हुई। लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने पहाड़ बेचने की कांग्रेस की योजना को क्रियान्वित कर दिया है। केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। केंद्र अरावली पर्वत श्रृंखला वाले मुद्दे पर भी ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरंत प्रभाव से पलटे। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी धीरज टोकस और सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देकर ये कहा है कि 100 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाए। और कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील ने माननीय कोर्ट को ये बताया कि 100 मीटर से नीचे के अरावली पर्वत श्रृंखला में माइनिंग और अन्य गतिविधियां चलने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और माननीय कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय और केंद्र सरकार के वकील की बात को मानते हुए ये निर्णय दिया कि सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाले पहाड़ को ही अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद खेल महोत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन को नई दिशा देने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2025 को सांसद खेल महोत्सव की घोषणा की गई थी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 विकास खंडों में इस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नवंबर माह के दौरान ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इन प्रतियोगिताओं में करीब 80,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को खेल किट प्रदान की गई। वहीं विजेताओं को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव का अंतिम चरण 23 से 25 दिसंबर तक रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नेताजी सुभाष स्टेडियम, स्प्रे शाला, वॉलीबॉल मैदान और JN पांडे स्कूल ऑडिटोरियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। अंतिम चरण में करीब 25,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लागू नए श्रम कानूनों के बारे में आज रायपुर के PWD न्यू सर्किट हाउस में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया को इन 4 नए श्रम कानूनों के माध्यम से लाए गए सुधारों के प्रति संवेदनशील बनाया गया। कार्यशाला में श्रम विभाग के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त अंकुश शर्मा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आयुक्त गौरव डोगरा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के उप निदेशक धीरेन्द्र पटनायक शामिल हुए। PIB के उप निदेशक ने श्रम सुधारों और नए कानून द्वारा भारत के कार्यबल के परिदृश्य को बदलने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। दरअसल भारत सरकार ने पुराने तंत्र, जिसमें कुछ कानून ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय के श्रमिक कानूनों में सुधार करने और करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम सुधारों के लिए एक ऐतिहासिक कानून बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को सभी 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया। ये सुधार गिग वर्कर्स के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज, समान वेतन का वादा, महिला श्रमिकों के लिए विस्तारित अधिकार और सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक समर्थन और निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत जैसे प्रमुख बदलाव ला रहे हैं। कांकेर जिले के आमाबेड़ा गांव में पीड़ित आज राजधानी पहुंचे। कांकेर में शव दफनाने को लेकर पिछले दिनों बवाल हुआ था। सर्व समाज बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमाबेड़ा मामले को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
मंच के प्रतिनिधि देवेंद्र नेताम ने कहा कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति के बिना शव दफनाया गया, जो संवैधानिक प्रावधानों और जनजातीय परंपराओं का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना से जनजातीय आस्था, पैन पुरखा परंपरा के साथ खिलवाड़ किया गया। बाहरी लोगों और भीम आर्मी की मौजूदगी से क्षेत्र में तनाव बढ़ने का दावा किया गया। साथ ही सरपंच पर ग्रामीणों को धमकाकर ईसाई रीति से शव दफनाने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया। देवेंद्र नेताम ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदनों को प्रशासनिक अधिकारी ने लेने से इनकार किया। 17 दिसंबर को निहत्थे ग्रामीणों पर संगठित हमला हुआ, जिसमें करीब 25 लोग घायल हुए। व्हाट्सएप संदेशों के जरिए भीड़ जुटाने के सबूत होने का भी दावा किया गया। उन्होंने बताया कि शव हटाने की मांग को लेकर जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई लोग घायल हुए। प्रशासन पर घायलों की चोटों को सामान्य बताकर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया गया। सर्व समाज और जनजाति सुरक्षा मंच ने एसपी, एसडीएम और तहसीलदार की भूमिका की जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मेरा फरगाना में मैं घटना दफन का ईसाई वालों को मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, मैं जगह जगह करने के लिए मेरे फरगाना में नहीं दे रहा हूँ। जबरदस्ती दफना दे रहे, हमको नहीं पूछ रहा है। जबरदस्ती दफना दे, कायता पटल को भी नहीं पूछ रहे हैं, जबरदस्ती भी पूछ रहे हैं। हाँ, बहुत लोग 20-25 जो लोग हो ज़्यादा होगा, मारपीट हो बहुत हो गया। हम तो ऐसे नहीं रहते हैं, रहने वाला खड़े रहा देखने वाला रहे, हमें क्यों ज़्यादा मार पड़ेगा सर। रायपुर के थाना न्यू राजेंद्र नगर में दर्ज युवती हत्या कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हरीश पटेल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात स्वीकार करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर शहर में की गई कई चोरी की घटनाओं का भी खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने थाना विधानसभा, डीडी नगर और मुजगहन क्षेत्र में करीब 1 दर्जन सूने मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपियों के कब्जे से 400 ग्राम सोने के जेवर, 3 किलोग्राम चांदी के जेवर और नगद राशि बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर दुर्ग जिले के एक होटल में युवती की हत्या की थी। इसके बाद शव को मोटरसाइकिल से रायपुर लाकर अमलीडीह स्थित एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त एक्स ड्रीम मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ये कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट सहित विभिन्न थानों की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। गोपालगंज जिला के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे मंदिर से 18 तारीख को अज्ञात चोरों द्वारा माता रानी के बहुमूल्य आभूषण की चोरी की घटना से जहां श्रद्धालु आहत थे, वहीं सोमवार को इस घटना के बीच भक्तों के लिए एक भावुक और आस्था से जुड़ा दृश्य सामने आया। गोपालगंज जिला के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे तथा बड़े भाई सतीश पांडे ने अपने परिवार के साथ माता रानी को पुनः स्वर्ण आभूषण अर्पित किए। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे जैसे ही विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे अपने परिजनों के साथ थावे मंदिर के माता रानी के दरबार में पहुंचे, मां थावे वाली के भक्तों और विधायक के समर्थकों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ पड़ी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच माता रानी के सोने का मुकुट, सोने का हार सहित श्रृंगार के लिए 5 बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण अर्पित किए गए। इसके बाद विधिवत रूप से मां का श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि आभूषण चोरी की घटना के बाद से मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा कुछ सूनी सूनी लग रही थी, लेकिन आज विधायक अमरेंद्र पांडे और उनके परिवार द्वारा अर्पित किए गए स्वर्ण आभूषणों से मां का श्रृंगार होने के बाद प्रतिमा अत्यंत सुंदर और मनभावन प्रतीत हो रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि गोपालगंज जिला पुलिस प्रशासन जल्द ही चोरी किए गए आभूषणों को बरामद करेगा और इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा।
अररिया जिला मुख्यालय स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अररिया सांसद प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में हुआ। 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में जिले भर से छात्र छात्राएं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन दिवस पर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर एथलेटिक्स दौड़ का आयोजन स्टेडियम में किया गया। वहीं स्कॉटिश स्कूल मैदान में वॉलीबॉल और खेल भवन में बैडमिंटन प्रतियोगिता कराई गई। खेल मैदान में खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों के उत्साहपूर्ण मौजूदगी देखने लायक रही। खास बात रही कि सांसद प्रदीप सिंह स्वयं दौड़ में शामिल हुए, जिससे खिलाड़ियों का उत्साह दोगुना हो गया। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ अनुशासन और टीम भावना का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि खेल को अब शहरों से गांवों तक पहुंचाया जाएगा और सांसद खेल महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। कल कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। भागलपुर के सबौर थाना अंतर्गत रजनंदीपुर दियारा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि सुबौर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रजनंदीपुर गांव में कुछ लोग अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अवैध हथियार रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर पवन कुमार और कोको मंडल को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पवन कुमार के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं कोको मंडल के पास से एक देसी बंदूक, 2 देसी कट्टा और 45 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना तो नहीं थी। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड सरकार राज्य के कर्मचारियों को आर्थिक और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट सैलरी पैकेज की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना को लेकर राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के जीएम गुरु प्रसाद गौड़ ने बताया कि गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत सरकारी कर्मचारियों को विशेष बैंकिंग और वित्तीय लाभों का एक समेकित पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें आसान शर्तों पर बैंकिंग सेवाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित बैंक ऑफ इंडिया के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य कर्मियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय जरूरतें अधिक सहज रूप से पूरी हो सकेंगी। पैकेज तैयार किया है जो संभवतः हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी ये चाहते हैं कि नौकरी के दौरान जो उनको सैलरी या तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती ही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ ऐसी सुविधा से वो जुड़े जिससे अपने जीवन को सुखमय तरीके से गुजार सके। और कभी कभी हम सभी जानते हैं कि घटना, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखने और योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस द्वारा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल माथा और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से एनडीए की सरकार ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है।
पहले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, अब उनके चेले देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं और ये हम कतई नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने राम के नाम को राजनीति में उपयोग करने पर भाजपा की आलोचना की और कहा, हम सड़क से सदन तक एनडीए की गलत नीतियों का हमेशा विरोध करते रहेंगे। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में 15वीं वित्त की योजना में फर्जी लाभुक बनाकर एजेंसी के खाते में भुगतान किए जाने का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में लगभग 40 लाख रुपए की राशि का मामला सामने आ रहा है। आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी कसमार नम्रता जोशी पर लग रहा है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा से जब इस मामले को लेकर सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच का आदेश एसडीएम बेरमो को दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उप विकास आयुक्त इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषी किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा क्योंकि बदनामी जिला और सरकार की हो रही है। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार भट्टाचार्य ने आरटीआई के माध्यम से इस घोटाले को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि फर्जी लाभुक बनाकर योजना को पास कराया गया है। चाईबासा सरायकेला मार्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमशेदपुर के टेलर संगठन के सदस्य राजू यादव अपने ड्राइवर और एक मिस्त्री को लेकर चाईबासा आ रहे थे। चालियामा में उनकी ट्रेलर गाड़ी खराब हो गई थी जिसे बनाने के लिए वे लोग आ रहे थे। इसी दौरान सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम जिला के सीमावर्ती गांव थोलको के पास चाईबासा से सरायकेला की ओर जा रहे ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। उसे सरायकेला सदर अस्पताल में ले जाया गया जहां से जमशेदपुर रेफर कर दिया गया है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। पनवेल के तलोजा एमआईडीसी परिसर में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की सहित 7 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया है। बचाई गई महिलाओं में से 2 महिलाएं बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी पुलिस ने दी है। ये कार्रवाई अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबंध कक्ष द्वारा की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तलोजा एमआईडीसी स्थित होटल नवनाथ इन लॉजिंग में लॉज का मैनेजर ग्राहकों से 2000 रुपए लेकर महिलाओं को दिखाकर देह व्यापार करवा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक को होटल भेजा। ग्राहक के संकेतिक इशारे पर पुलिस टीम ने रात 11 बजे होटल पर छापा मारा। छापे के दौरान होटल के कमरों में देह व्यापार के लिए रखी गई एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की और 6 पीड़ित महिलाएं पाई गई। जांच में सामने आया कि लॉज मालिक वसंत गणेश शेट्टी, लॉज मैनेजर गिरीश विट्ठल शेट्टी और सर्विस बॉय रोशन रामजीत यादव ने आपस में मिली भगत कर महिलाओं को देह व्यापार के लिए लॉज में रखा था। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच तलोजा पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। अमृतसर के गेट हकीमा इलाके में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाना एक परिवार को महंगा पड़ गया। इलाके में ड्रग्स की खुली बिक्री का विरोध करने पर कुछ ड्रग तस्करों द्वारा 2 युवकों पर जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। इस हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित युवकों ने बताया कि लंबे समय से अपने इलाके में ड्रग्स की बिक्री का विरोध कर रहे थे और लोगों को इसके खिलाफ जागरूक भी कर रहे थे। इसी बात से गुस्साए कुछ युवक देर रात उनके घर के बाहर आए और अचानक उन पर ईंट, पत्थर और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।